हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर प्रसाद इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और यह विद्युत चैप्टर का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है क्या? आप देखते हैं कि स्विच ऑन करते ही बल्ब जलने लगता है। विद्युत हीटर को अगर विद्युत धारा से जोड़ देते हैं तो वह गर्म हो जाता है। विद्युत इस्त्री जो कपड़ा प्रेस करने काम में आता है उसको भी जो है विद्युत धारा से जोड़ते हैं तो वह गर्म हो जाता है। तो ऐसे विद्युत धारा देने पर कुछ युक्तियों में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब जैसे आप पिछले वीडियो में पढ़े थे ओम के नियम में कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करने पर उससे धारा प्रवाहित होती है। तो अगर हम किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम चालक के सिरों के बीच बैटरी को जोड़ते हैं और बैटरी जोड़ने पर क्या होता है, तो बैटरी अपना ऊर्जा उस चालक में धारा को बनाए रखने के लिए लगातार खर्च करता है। और जब बैटरी अपना ऊर्जा खर्च करता है इसमें धारा बनाए रखने के लिए, तो यह ऊर्जा खर्च होता कहाँ है? सोचने वाला विषय है कि यह ऊर्जा कहाँ खर्च होता है। कि जब बैटरी को हम किसी चालक तार से जोड़ देते हैं तो बैटरी जो है बैटरी का ऊर्जा खत्म हो जाता है। तो यह ऊर्जा खर्च कहाँ होता है? तो खर्च ऊर्जा का बैटरी जो जो अपना ऊर्जा खर्च करता है उस ऊर्जा का अधिकांश भाग उस परिपथ में जुड़े उपकरणों को चलाने में, जैसे पंखा को घुमाने में, बल्ब को जलाने में खर्च होता है, यानी कि कुछ आवश्यक कार्यों में खर्च होता है। लेकिन खर्च ऊर्जा का शेष भाग कुछ और कार्यों में खर्च होता है। वह कौन सा कार्य है? तो इस परिपथ के ऊष्मा को बढ़ा देता है। आप मोबाइल चलाते हैं और ज़्यादा देर तक चलाते हैं तो मोबाइल गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है जी? हमने तो जो मोबाइल चालू किया देखने के लिए, जो भी सुनने के लिए, वह गर्म क्यों हो गया? तो कारण क्या है? तो जो ऊर्जा उस मोबाइल को चलाने में खर्च हो रहा है ना। लेकिन कुछ ऊर्जा, बैटरी का कुछ ऊर्जा किस में खर्च हो रहा है? तो उसके परिपथ को ऊष्मा प्रदान करने में खर्च हो रहा है। और यह ऊष्मा जो है परिपथ में जुड़े चालकों को या उस उपकरण को गर्म कर देता है ना, गर्म कर देता है। अब यदि हम विद्युत परिपथ में क्या करें कि ऐसे पदार्थ को जोड़ दें या उसमें क्या करें हम, तो प्रतिरोधक को जोड़ दें। क्या कहते हैं? प्रतिरोधक, केवल प्रतिरोधकों को जोड़ दें। अब प्रश्न आएगा प्रतिरोधक क्या है? तो प्रतिरोधक क्या है? तो इसमें प्रतिरोधक जो है मिश्र धातु का बना होता है। जैसे निक्रोम का नाम सुने थे, जो निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहे का मिश्र धातु है। आप जो हीटर में जो कुंडली होती है जो जलता है और ऊष्मा देता है, चाहे आपका विद्युत इस्त्री है, विद्युत इस्त्री के अंदर जो भी कुंडली होती है जो गर्म होता है तो हमारा इस्त्री गर्म हो जाता है। बल्ब में जो टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है वह प्रतिरोधक है। तो ये सभी प्रतिरोधक जब ऊष्मा देते हैं तो क्या होते हैं? गर्म होते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि परिपथ में केवल प्रतिरोधक या प्रतिरोधकों के समूह को जोड़ दिया जाए और इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो स्रोत से जो भी ऊर्जा खर्च होगा या विद्युत स्रोत जो भी ऊर्जा खर्च करेगा यह संपूर्ण ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिणत होगी। किसमें बदलेगी? ऊष्मा के रूप में बदलेगी। और जिसको हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि प्रतिरोधक से ऊष्मा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिसे हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो परिभाषा क्या हो गया जी? अतः किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने के प्रभाव को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यानी कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें, है ना, और तार में क्या हो जाए? तो ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, यानी कि तार गर्म हो जाए, तो इसे हम कहेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब प्रश्न उठता है कि किसी चालक तार से
विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह चालक तार गर्म क्यों हो जाता है। तो आइए इसको जानते हैं कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह क्यों गर्म हो जाता है। तो देखिए, जब किसी चालक तार के, मान लीजिए कि चालक तार पी क्यू है और इसके सिरों के बीच विभवांतर हम आरोपित करते हैं, यानी कि इसके सिरों को बैटरी के धन ध्रुव और ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं। तो विभवांतर आरोपित करते हैं तो निम्न विभव, आप पढ़े हैं कि जो जहाँ पर प्लस आवेश होता है उसे उच्च विभव कहते हैं, जहाँ माइनस आवेश होता है निम्न विभव कहते हैं। तो चालक पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर त्वरित होते हैं, यानी कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलने के लिए प्रयास करते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों की गति लगातार बढ़ती नहीं है। कारण क्या है? तो जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो इस चालक पदार्थ में जो प्रोटॉन है या धन आयन है, इन आयनों से, इन अणुओं से इनकी बार बार टक्कर होती है और बार बार टक्कर होने से इनकी गति मंद हो जाती है। क्या होती है? मंद हो जाती है। अब विभवांतर के कारण, जो हमने बैटरी से जोड़ा है इसको, और बैटरी से जोड़ने से जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है, इस विभवांतर के कारण जो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्राप्त हुई है, वह गतिज ऊर्जा क्या करता है? तो धन आयनों से टकरा के अपने ऊर्जा का कुछ भाग उन्हें दे देता है। यानी कि भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर आप भी अगर चलने का प्रयास करें, दौड़ने का प्रयास करें, तो वहाँ आदमी का अगर भीड़ होता है, आप भी उससे टकराएंगे और कुछ दूर जाते जाते आप थक जाएंगे, आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी। वही स्थिति इसमें होती है। जब इलेक्ट्रॉन चालक पदार्थ से गति करता है तो चालक पदार्थ में उपस्थित धन आयन से उनकी बारंबार टक्कर होती है और टक्कर होने के क्रम में इसके पास जो ऊर्जा होता है वह अपना कुछ ऊर्जा इन धन आयनों को दे देता है और इस कारण चालक की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। चालक पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है और जिसके कारण यह चालक पदार्थ या यह चालक तार गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। यानी कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस धारा के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, वह ऊष्मा का परिमाण, है ना, विद्युत धारा के द्वारा इस चालक पदार्थ के प्रतिरोध के विरुद्ध जितना कार्य होता है उस कार्य के बराबर होता है। तो किसी चालक से धारा प्रवाहित करने पर वह गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है और कितना ऊष्मा उत्पन्न होता है? तो इस नियम से क्लियर होगा कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। यानी कि चालक पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है, उस रुकावट के विरुद्ध जो भी इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के क्रम में जितने ऊर्जा का क्षय होता है वही ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है, यानी कि ऊष्मा से यह गर्म हो जाता है। अब हम लोग जो है इस ऊष्मा के परिमाण का कैलकुलेशन करेंगे, है ना, ऊष्मा कितना उत्पन्न होता है। आइए अब हम विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा के परिमाण की गणना करें। माने कि एक चालक XY है जिसका प्रतिरोध R है और उनके सिरों को बैटरी से जोड़ा गया है। माना किसी चालक XY का प्रतिरोध R है तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर V है, V स्थापित किया गया है। यदि चालक XY में धारा I T समय तक प्रवाहित होती है तो चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने वाले आवेश का परिमाण कितना होगा। तो आपने देखा कि इस चालक से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I, और कितने समय तक? T समय तक। तो T समय तक I धारा प्रवाहित हो रही है तो इस चालक से प्रवाहित कुल आवेश कितना होगा? Q कितना होगा? तो I T होगा, क्योंकि आप पढ़े हैं कि I बराबर Q/T। यानी कि किसी चालक के सिरों के बीच T समय में Q कूलम आवेश प्रवाहित हो तो चालक से प्रवाहित धारा का मान I बराबर होता है Q/T। तो इस तरह से यहाँ से आवेश का मान निकालना चाहे तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? तो I/T हो जाएगा। अब देखिए, Q आवेश को
V वोल्ट विभवांतर का अधीन सिरा X से सिरे Y तक ले जाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, है ना। लेकिन Q कूलाम आवेश को विभवांतर V के अधीन एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कुल कार्य W बराबर क्या होगा, अतः Q भी होगा। क्या होगा जी, अतः क्योंकि V बराबर क्या होता है, अतः W बटा Q। ये सूत्र पढ़े थे, है ना, कि किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक Q कूलाम आवेश को ले जाने में W जूल कार्य होता है, तो उनके सिरों के बीच विभवांतर V बराबर होता है W बटा Q, और यहाँ से W बराबर क्या मिलेगा, Q भी। अब यह हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 1 में Q का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में Q का मान रख दिया जाए तो Q बराबर क्या है, तो IT आया है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो W बराबर IT और V, IT और V, या हम लिख सकते हैं कि W बराबर VIT। ये समीकरण 2 हो गए। अब आइए ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या मिलता है, तो V बराबर क्या मिलता है, तो IR। ओम के नियम से मिलता है। अब V का मान 2 में रखने पर, अब V का मान 2 में रख दीजिए, आपको क्या मिलेगा, तो W बराबर V का मान हम क्या रखेंगे, IR, यानी कि IR I इंटू IT, गुणा कीजिए, I यहाँ 2 बार है, आपको क्या मिल गया, तो W बराबर I स्क्वायर RT। हमारा मिल गया W बराबर I स्क्वायर RT। यह कार्य चालक में उत्पन्न ऊष्मा के बराबर, यह कार्य चालक में उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है। यानी कि जितना ये कार्य हुआ, यही कार्य जो है इसमें ऊष्मा के रूप में परिणत हो जाता है ना। अतः चालक में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण, H बराबर, H बराबर क्या होगा, तो W हो जाएगा, और W बराबर क्या हो गया, तो I स्क्वायर RT। इस तरह से आपको मिल गया H बराबर I स्क्वायर RT। यही हमारा सूत्र हो गया, है ना। किस चालक से धारा प्रवाहित करें कितना समय तक, आता T समय तक, और उस चालक का प्रतिरोध R हो और उससे प्रवाहित धारा का मान I हो, तो उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर क्या होगा, तो I स्क्वायर RT। चालक में उत्पन्न ऊष्मा का व्यंजक जो प्राप्त किया है, इसे क्या कहते हैं, तो जूल का नियम कहते हैं, अर्थात विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के जूल का नियम कहते हैं। और इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए बारी बारी से 3 नियम इसे निकाले गए हैं। जैसे विद्युत धारा का नियम, तो विद्युत धारा का नियम क्या कहता है ना, कि यदि चालक पदार्थ का प्रतिरोध नियत हो और एक निश्चित समय तक उस चालक से धारा प्रवाहित की जाए, तो उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है।
दूसरा नियम कहता है आपका प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध का नियम क्या कहता है, आते यदि किसी चालक पदार्थ से एक नियत धारा एक निश्चित समय तक प्रवाहित की जाए तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उसके प्रतिरोध के समानुपाती होता है। यानी कि I और T दोनों नियत हो तो उत्पन्न ऊष्मा R के समानुपाती होगा। तीसरा है समय का नियम। समय का नियम क्या कहता है, तो धारा भी नियत हो और प्रतिरोध भी नियत हो तो उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण जो है समय का अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि जितना समय बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा और समय कम करेंगे तो ऊष्मा का मान कम होगा। तो इस तरह से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव और जूल के नियम को हमने अध्ययन कर लिया। अब जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ना, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है, विद्युत हीटर में होता है, आपका जो है विद्युत इस्त्री में होता है, और सुरक्षा फ्यूज में, विद्युत टोस्टर में, और उसके बाद से जो है क्या कहते हैं खाना बनाने में विद्युत हीटर का उपयोग होता है। तो आइए हम इसको बारी बारी से अध्ययन करते हैं। अब आइए हम लोग विद्युत बल्ब के बारे में जानें। यह विद्युत बल्ब सभी लोग देख रहे हैं, सबके घर में लगा हुआ है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत बल्ब जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके अंदर का धातु का बना यह फिलामेंट इतना गर्म हो जाता है कि वह गर्म होकर चमकने लगता है। तो आइए बल्ब के बनावट को देखें। बल्ब की बनावट लगभग सभी लोग देखे हैं। इसमें सबसे ऊपर जो है यह कांच का एक बल्ब होता है और इसके अंदर निष्क्रिय गैसें भरी होती है। और निष्क्रिय गैसें में कौन कौन सी गैसें होती है, तो आर्गन प्लस नाइट्रोजन, आर्गन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण भरा होता है। इसमें निष्क्रिय गैसें क्यों भरते हैं, तो जब बल्ब का फिलामेंट गर्म होता है तो इसमें निष्क्रिय गैस भरते हैं तो उन गैसों का जो प्रसार नहीं होता है, और प्रसार नहीं होता तो बल्ब जो है फूटने से बच जाता है। और बल्ब के अंदर का चालक तार इतना गर्म हो जाता है कि उससे प्रकाश निकलना। चलिए आगे देखें। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है जी, तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस। बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। इसमें ऑब्जेक्टिव पहला आता है कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सबसे पहले बताएंगे कि यह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, और दूसरा है इसमें कौन सी गैस भरी रहती है, तो नाइट्रोजन और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैसें भरी रहती है। अब अगला पॉइंट है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट है क्या। तो देखिए ये जो है चालक तार है जो मोटा होता है और नीचे जो है आधार के टर्मिनल से जुड़ा रहता है ना। और इस तार के ऊपरी सिरे पर कुंडली लगी होती है। बहुत पतले तार की कुंडली है, बहुत पतला होता है, महीन होता है। और यह किसका बना होता है, तो यह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। अब प्रश्न आता है कि टंगस्टन का क्यों बना होता है। तो टंगस्टन एक ऐसा धातु है जिसका गलनांक बहुत उच्च होता है, और इसका गलनांक कितना होता है, तो लगभग 3380 डिग्री सी होता है। 3380 यानी कि 3380 डिग्री सी ताप मिलेगा तब वह गलेगा। लेकिन यह टंगस्टन जो है मात्र 2700 डिग्री सी पर बिल्कुल श्वेत प्रकाश देता है बिना गले। 2700 डिग्री सी ताप जब पहुंचता है तो बिना गले यह श्वेत प्रकाश देता है। तो इसका गलनांक उच्च होने के कारण हम विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग फिलामेंट के रूप में करते हैं। अब प्रश्न आता है कि यह फिलामेंट इतना पतला क्यों बनाया जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट देखेंगे बहुत हल्का होता है, बहुत पतले तार को जो कुंडली बनाई गई होती है। तो कारण क्या है, तब टंगस्टन जो है एक ऐसा धातु है जिसका प्रतिरोध कम होता है, और प्रतिरोध कम होने के कारण हम टंगस्टन के बहुत पतले तार का उपयोग करते हैं। अब जानते हैं कि तार जितना ही पतला होता है उसका प्रतिरोध अधिक होता है, और प्रतिरोध अधिक होगा तो क्या होगा, तो जल्द गर्म होगा और गर्म होकर ज़्यादा चमकेगा। तो इसलिए जो है विद्युत बल्ब में टंगस्टन के बहुत पतले तार के फिलामेंट का उपयोग किया जाता है। तो बल्ब में विशेष रूप से इतना ही जानना था
इसके फिलामेंट के बारे में, इसमें कौन कौन सी गैसें भरी रहती है, तंतु कैसे कहते हैं, चालक क्या होता है, आधार क्या होता है ना। अब आइए हम लोग एक अन्य उपकरण के बारे में जाने। क्या है उपकरण? तो बिजली के फ्यूज या सुरक्षा फ्यूज। कभी कभी हम देखते हैं कि अचानक जो है विद्युत धारा बढ़ जाती है, धारा की प्रबलता बढ़ जाती है, तो हमारे घरों में लगे बिजली के जो उपकरण हैं, बल्ब है, पंखा है या अन्य उपकरण है, जल जाते हैं, जल के नष्ट हो जाते हैं। तो उससे बचाव के लिए हमारे घरों में कौन सी व्यवस्था लगी हुई है? तो वह व्यवस्था है फ्यूज, सुरक्षा फ्यूज या बिजली का फ्यूज। तो बिजली फ्यूज में होता क्या है? एक बहुत पतला तार होता है, और यह तार जो है किसका बना होता है? तो तांबे और टीन का बना होता है। तांबे और टीन का मिश्र धातु है, और इस तार का गलनांक जो है बहुत कम होता है। यदि परिपथ में किसी कारणवश धारा का मान बढ़ जाता है, तो ये फ्यूज तार जो है पहले ही गल कर परिपथ को डिस्कनेक्ट कर देता है, परिपथ टूट जाता है, और हमारे घरों में लगे जितने भी बिजली के उपकरण हैं, चाहे बल्ब है, चाहे पंखा है ना, चाहे टीवी है, वह सब जलने से बच जाते हैं। तो आप अपने घरों के बोर्ड में देखे होंगे, चीनी मिट्टी के बने, है ना, एक ऐसे खांचे में धातु का स्पर्शक लगे होता है, इसके बीच एक पतला तार होता है, और यह पतला तार का एक अनुमतांक होता है। अगर आपके घर के वायरिंग जो है 3 या 4 एम्पियर का है, तो इसका अनुमतांक इससे थोड़ा सा अधिक रहता है, 5 एम्पियर का रखा जाता है। यानी कि जब भी 5 एम्पियर की धारा इससे प्रवाहित होगी, यह फ्यूज तार गल जाएगा और परिपथ जो है टूट जाएगा। वहीं जो है आपके टीवी में, रेडियो में, यह फ्यूज एक कांच की नली में बंद रहता है, और इस कांच के नली के दोनों सिरे पर जो है धातु का स्पर्शक लगे होते हैं, और ये पतला तार जो फ्यूज तार लगा होता है, जो परिपथ में आए अकस्मात धारा के कारण यह फ्यूज गल जाता है और हमारे विद्युत के उपकरण जलने से बच जाते हैं। तो इस प्रकार आप जान गए कि फ्यूज जो है कहाँ लगाया जाता है? तो विद्युत परिपथ में लगाया जाता है, और वो भी जो श्रेणी क्रम में। देखिए, अगर आपके घर में जो विद्युत धारा आ रही है ना, तो इसमें जो है एक प्लस धारा आती है और एक माइनस धारा आती है, यानी कि 2 प्रकार के तार लेते हैं, एक जीवित तार और एक ठंडा तार। तो फ्यूज को हमेशा जो है इस जीवित तार में ही जोड़ते हैं, इस जीवित तार में फ्यूज को जोड़ते हैं, और जब भी धारा अधिक आती है या फ्यूज तार गल जाता है और हमारा परिपथ टूट जाता है, और हमारे घरों में लगे उपकरण जलने से बच जाते हैं। आइए हम लोग 2 और तापन युक्तियों के बारे में पढ़ें। विद्युत इस्त्री। आप कपड़ा प्रेस करने के लिए विद्युत इस्त्री का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन का उपयोग करते हैं, और विद्युत हीटर के बारे में भी आपको बताना है। तो विद्युत इस्त्री हो चाहे विद्युत हीटर हो, दोनों में जो विद्युत रोधी तार होता है, विद्युत रोधी तार, वह नाइक्रोम का होता है, यानी कि निकेल और क्रोमियम से बना होता है, और इस विद्युत रोधी तार का गलनांक उच्च होता है और प्रतिरोध भी उच्च होता है। तो विद्युत इस्त्री के वर्णन अगर करना चाहते हैं तो लिखेंगे विद्युत इस्त्री में अवरख का प्लेट होता है, अवरख है ना, अवरख का प्लेट होता है। उस प्लेट पर जो है नाइक्रोम के तार लपेटे रहते हैं, और नाइक्रोम के तार लपेट के, ये मान लें विद्युत रोधी अवरख का प्लेट है, और इस पर जो है तार जो है इस पर लपेट दिया जाता है, ऐसे जो है तार इस पर लपेट दिया जाता है अवरख के प्लेट पर, और फिर इस प्लेट के ऊपर और नीचे 2 अवरख के और प्लेट रख के, और इसको जो है जो लोहे का जो प्लेट होता है उस पर रख के कस दिया जाता है, और जब इस नाइक्रोम के तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह गर्म होके इस लोहे के प्लेट को गर्म करता है, और जिसका उपयोग हम कपड़े को इस्त्री करने के लिए, प्रेस करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो सब मिला के आपको याद क्या रखना है इसमें कि अवरख का प्लेट होता है, उस अवरख के प्लेट पर नाइक्रोम के तार लपटे होते हैं, और फिर नाइक्रोम के तार और अवरख के प्लेट के दोनों तरफ अवरख का प्लेट रख कर और उसे धातु के प्लेट पर रख के कस दिया जाता है, और जब इसे धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होता है, और गर्म होकर धातु के प्लेट को, लोहे के प्लेट को गर्म करता है, जिसका उपयोग हम कपड़े का इस्त्री करने के लिए करते हैं। इसके बाद से आता है बिजली का हीटर।
तो बिजली के हीटर में क्या होता है, जैसे आपका खाना बनाने वाला गैस चूल्हा है, गैस जलता है तो उसमें से उष्मा उत्पन्न होता है। बिजली के हीटर में हम एक चीनी मिट्टी का बना हुआ एक वृत्ताकार चपटा और पतला प्लेट होता है, जिसमें जो है ऐसे गड्ढे बने होते हैं, खांचे बने होते हैं, और इन खांचों में क्या भरा है, ये तो नाइक्रोम के तार का कुंडली उसमें भरा हुआ है। ये कुंडली है, पतली कुंडली है, जो इसमें खांचों में बैठा दिया जाता है, और इसके दोनों सिरे को बैटरी के एक धन ध्रुव से और बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं। जब जोड़ते हैं तो यह नाइक्रोम का तार जो निकल और क्रोमियम का बना है, इसका प्रतिरोध और गलनांक कुछ होता है, और विद्युत धारा देते ही यह गर्म होकर लाल हो जाता है और ऊष्मा देने लगता है, और इस ऊष्मा का उपयोग करके हम खाना बनाने में करते हैं, यानी कि इस ऊष्मा का उपयोग हम खाना बनाने में करते हैं। तो विद्युत हीटर की बनावट देख लिए, इसमें भी नाइक्रोम का तार होता है, चीनी मिट्टी का एक पतला प्लेट होता है जिसमें खांचे बने होते हैं, उस खांचे में नाइक्रोम के तार को व्यवस्थित किया जाता है, और इसमें धारा प्रवाहित करने पर नाइक्रोम का तार गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है, जिससे इसका उपयोग जो है खाना बनाने के चूल्हा के रूप में करते हैं। अब आइए हम लोग जो है विद्युत शक्ति के बारे में जाने। विद्युत शक्ति, जैसे आप बल्ब खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि हमको 100 वाट का बल्ब दीजिए, है ना, चाहे 20 वाट का बल्ब दीजिए, 15 वाट का बल्ब दीजिए। ट्यूबलाइट खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि इसकी शक्ति कितना है, कितना वाट का है। तो शक्ति है क्या, है ना, तो शक्ति जो है खर्च करने की क्षमता है, विद्युत ऊर्जा खर्च करने की क्षमता है। तो कोई युक्ति या डिवाइस या कोई भी यंत्र प्रति सेकंड, है ना, जितनी विद्युत ऊर्जा का खर्च करेगा वहीं उसकी विद्युत शक्ति होगी। और या कोई भी यंत्र या कोई भी जनरेटर प्रति सेकंड जितना जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करेगा वह भी उसकी शक्ति होगी। तो किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन या विद्युत ऊर्जा का खर्च, है ना, की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। जैसे आप बल्ब खरीदने जाते हैं तो बल्ब पर लिखा रहता है 220 वोल्ट और 100 वाट, यानी कि 220 वोल्ट पर विभवांतर पर इस बल्ब को अगर जोड़ा जाए तो 100 वाट ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा यह खर्च करेगा, यानी कि इसकी शक्ति कितनी हो गई, 100 वाट हो गई। तो अब शक्ति को परिभाषित कैसे करते हैं, शक्ति का सिंबल क्या होता है, तो पी लिया जाता है, पावर। किससे लिया जाता है, पावर से। तो परिभाषा क्या है, तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने, जितना उत्पन्न करता हो या जितना खर्च करता हो, उत्पन्न होने या विद्युत ऊर्जा को खर्च होने की दर को, यानी कि प्रति सेकंड कितना विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है या कितना विद्युत ऊर्जा प्रति सेकंड वो खर्च कर रहा है, उस यंत्र की क्या कहलाएगा, विद्युत शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति को P से इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, P बराबर VI। V क्या है, तो विभवांतर है, और I क्या है, तो धारा है। यानी कि V वोल्ट विभवांतर का अधीन, है ना, उससे धारा I प्रवाहित हो तो उसकी शक्ति क्या होगा, P होगा। और P बराबर I स्क्वायर R भी लिखा जाता है। I स्क्वायर कैसे आ गया, तो V का मान क्या होता है, IR। तो इस V का मान अगर IR रखेंगे तो एक IA और एक IR, I स्क्वायर R हो गया। और इस I स्क्वायर को अगर V बटा R हम लिखते हैं तो ये V स्क्वायर बटा R भी होता है। तो शक्ति के 3 सूत्र प्राप्त होते हैं, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R और P बराबर V स्क्वायर R। अब इस तीनों सूत्रों से किसी का उपयोग करके हम अगले प्रश्नावली में हम प्रश्नों को हल करेंगे। और विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है, तो वाट है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट है। अब 1 वाट विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं, 1 वाट विद्युत शक्ति का मतलब क्या है, आइए इसको समझते हैं। यदि किसी युक्ति के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर अगर कोई यंत्र है और इसके सिरों के बीच कितना वोल्ट विभवांतर आरोपित करें, आता 1 वोल्ट विभवांतर हम कितना लगाया, आता 1 वोल्ट। इसके सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करते हैं और इससे होकर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कितना धारा प्रवाहित होती है ना, अतः 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो कहेंगे कि इस यंत्र की शक्ति जो है 1 वाट है। ठीक है।
अर्थात 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर, यानी कि 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर। और वाट जो है शक्ति का बहुत छोटा मात्रक है। शक्ति का क्या है? बहुत छोटा मात्रक है ना। अब हम लोग जो है शक्ति के बड़े मात्रक के बारे में जानेंगे। जैसे बिजली आपके घर खर्च होता है तो उसके बिजली का मीटर का जो पाठ्यांक देखा जाता है, वह बिजली के मीटर का पाठ्यांक जो है शक्ति के बड़े मात्रक में देखा जाता है। और उस बड़े मात्रक के में जानेंगे जिसको हम कहते हैं बीओटी यूनिट। अब हम लोग जो है विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के बारे में जानेंगे। सबके घर में बिजली लगी हुई है और विद्युत बोर्ड से कर्मचारी आता है और आपका मीटर देख के बता देता है कि आपने 1 माह में कितना बिजली का खर्च किया। क्या आप जानने का चाहेंगे कि वह मीटर कैसे देखता है, आप कैसे खर्च करते हैं तो कितना जो है विद्युत का बिल आता है ना। उस चीज़ को हम इस सूत्र में जानेंगे कि बिजली के मीटर का पाठ्यांक कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले जाने कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, व्यापार में कैसे जो है विद्युत ऊर्जा मापते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है। किलोवाट घंटा, किलो होता है 1000 का, 1000 को हम किलो कहते हैं। तो 1000 वाट का बल्ब 1 घंटा तक जलाया जाए, है ना, तो हम कहेंगे कि 1 यूनिट विद्युत का खर्च हुआ, है ना। और 1 किलोवाट घंटा का मतलब होता है 1000 वाट गुणे 60 गुणे 60 सेकंड, यानी कि 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो कुल मिला के गुणा करेंगे तो 6 गुणे 6 36 होगा और 10 और 0 का होगा 1 2 3 4 5 और एक दशमलव हटा दिया गया इधर तो 10 के पावर 6 हो गया। तो कुल मिला के 1 किलोवाट बराबर हो गया 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। और इसको हम कहते हैं एक बीओटी यूनिट, यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी कि विद्युत विभाग अपना यूनिट जो है इसी इकाई में लेता है। यानी कि 1000 वाट के बल्ब को 1 घंटा जलाया जाए तो 1 यूनिट विद्युत खर्च होगा। बीओटी यूनिट बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है। मकानों में बिजली के मीटरों से बिजली के उपभोग का पाठ्यांक बीओटी यूनिट में ही प्राप्त होते हैं। तो ये आपका हो गया थ्योरी। अब मान लीजिए कि आप 100 वाट का 100 वाट का 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटा जलाते हैं। 100 वाट का कितना बल्ब जलाते हैं? 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटा जलाते हैं। तो 30 दिन में कितना यूनिट विद्युत खर्च होगा? अब खर्च निकालना है आपको, तो आइए इसको हल करते हैं। कुल विद्युत खर्च कितना है? विद्युत खर्च कितना है? या तो 100 वाट और कितना घंटा जलाते हैं? तो 5 घंटा, 8 घंटा कितना? नहीं 8 घंटा, कितना का जलाते हैं? 8 घंटा। अब इसको किस में बदलेंगे? 8 घंटा हो गया, कितना दिन जलाते हैं? तो 30 दिन जलाते हैं। अब इसको जो है गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? तो 3 8 है 24 और 0 कितना होगा? 2 और 1 3, 3 0 हो गया। इतना हो जो है हमारा वाट घंटा हो गया, वाट घंटा। अब इसको किस में बदलेंगे हम? तो किलो वाट घंटा में। तो किलो वाट घंटा में बदलने के लिए कितना से भाग देंगे? तो 1000 से भाग देंगे इसमें, यानी कि 24,000 बटा 1000। कुल मिला के हमारा कितना विद्युत का खर्च हुआ? तो 24 यूनिट। हमारा विद्युत खर्च कितना हुआ? 24 यूनिट। ठीक है। अब हमने जो है कितना बल्ब का निकाला?
1 बल्ब का, और हम कितना बल्ब जलाए हैं तो 5 बल्ब। तो इसमें 5 से गुणा कर दें तो 5 बल्ब का कुल विद्युत खर्च, बराबर कितना हो जाए तो 5 × 24, यानी कि 24 बचे कितना होगा जी, 5 चौका 20 के 0, 5 दूना 10 और 2 12, 120 यूनिट विद्युत खर्च होगा आपका। 1 महीने में आप कितना विद्युत खर्च किए, 120 यूनिट। तो इस तरह से आप अपने घरों में जो विद्युत का खर्च कर रहे हैं उसका जो है कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं कि हम 1 महीने में कितना विद्युत खर्च किए। और विद्युत का रेट अगर मालूम हो कि 1 यूनिट का एक रेट कितना है, उससे हम जो है 1 महीने का खर्च हम निकाल सकते हैं। अब इस वीडियो में अब इतना ही। अब इसके बाद इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बन रहे हैं उसका हल जो हम अगले वीडियो में देंगे। और इस वीडियो में अब इतनी यहीं तक जो हम समाप्त करते हैं।